सबसे पहले मैं संपत सारस्वत जी आपसे ही शुरुआत करूंगी। ये क्या कर दिया आप लोगों ने? मतलब जो जहांगीर खान कह रहा था कि पुष्पा झुकेगा नहीं, आज वो अपने ही क्षेत्र को छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये 9 तारीख के बाद ऐसा क्या हो गया बंगाल में? परिणाम बंगाल का आने के बाद में, जनमत आने के बाद में ये चीज स्पष्ट हो गई टीएमसी के लिए कि अब अगर कोई चुनाव प्रक्रिया में वो सहभागिता दर्ज कराती है तो सिर्फ बदनामी के अलावा ये और कोई कार्य नहीं होगा। जनता को असलियत जो है वो टीएमसी की पता चल गई और कहीं ना कहीं जहांगीर खान जो है 15 साल से जो बनी बनाई इज्जत है उसको बचाने के लिए ही उन्होंने कदम उठाया। इसको अलग अलग लोग अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन सच यह है कि जनता जो है, जनता का रूख जहांगीर खान को पता चल गया और उन्हें पता चल गया कि अब जनता जो है वो किसी भी प्रकार से टीएमसी को स्वीकार करने के मूड में नहीं है और कहीं बड़ी पटकनी ना खानी पड़े, इसलिए उन्होंने जो है अपने आप को इस प्रतिस्पर्धा से बाहर कर लिया। ठीक है, तो क्या संपत जी बदला ले रहे हैं क्या आप लोग? क्योंकि गृह मंत्री को लेकर जिस तरह से बयान अभिषेक बैनर्जी ने दिया था, वो बयान तो हम दोबारा कह भी नहीं सकते, आप भली भांति जानते भी हैं। इस तरह का बयान गृह मंत्री को लेकर दिया गया, तो ये जो बुलडोजर वाली कार्रवाई, और अब तो नोटिस भी भेज दिया गया है, लगभग 43 संपत्तियों का नोटिस दे दिया गया है बैनर्जी के खिलाफ कि बुलडोजर वाली कार्रवाई होगी, ध्वस्त होंगी। बदला ले रहे हैं क्या आप लोग? नीतू जी, देखिए, रुद्र प्रताप जी ने भी ये बात कही और मैं फिर इस बात को दोहराते हुए कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र का मतलब भी यही होता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपने उम्मीदवार के साथ खड़े रहना चाहिए। यही वही भाजपा है जो अपने 2 विधायक होते हुए भी सब जगह से चुनाव लड़वाती थी, सब जगह अपने चुनाव के अंदर अपने प्रत्याशी खड़े करती थी और तमाम लोग, जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती है वो लोग जो है उनके चुनाव प्रचार में साथ रहते थे। लेकिन टीएमसी की कहीं ना कहीं जो ये हताशा है कि ये पहले से ही हथियार डाल दिया गया इनके द्वारा और कहीं ना कहीं ये हताशा जो है वो पहले जो परिणाम आया है भाजपा के पक्ष में, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की जनता ने जो समर्थन दिया है उसको देखकर कहीं ना कहीं अब टीएमसी के मन में इस बात का भी डर है कि जो इनके द्वारा जो कुकृत्य किए गए थे पिछले 15 सालों में वो अब उजागर होंगे और उनके ऊपर जब फैसले होंगे, नहीं तो इतनी जल्दी डर आ गया क्या? आपको लगता है इतनी जल्दी डर आ चुका है टीएमसी को? 15 साल का राज सत्ता संभाला, पाप का घड़ा भरा जा चुका है नीतू जी। और अब जो है ना, जनता देखिए ना, पिछले 5 साल के कार्यकाल में कितने ऐसे लोग जिन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया, भाजपा का समर्थन किया, ऐसे कार्यकर्ताओं को सरेआम मार दिया गया। लोग कतराने लगे पश्चिम बंगाल के अंदर जय श्री राम का नारा लगाने से। और मैं तो ये भी बताना चाहूंगा आपको कि आसाम हो या पश्चिम बंगाल हो, इस बात से रुद्र प्रताप जी भी सहमत होंगे कि ये जो 2 प्रदेशों में जो सरकार आई है वो पार्टी की आइडियोलॉजी कम और जय श्री राम के नारे और हिंदुत्व के नारे के साथ, इस एजेंडे के साथ ज्यादा आई है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अतिशक्ति जो है वो ज्यादा हो चुकी थी और जो विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व को और जय श्री राम और सनातन को खत्म करने का प्रयास कर रहा था। तो ये जनता का एक सीधा सीधा जवाब जो है ऐसे तमाम लोगों को है कि जो सनातन का विरोध करेगा, जो हिंदुत्व का विरोध करेगा, उसको सत्ता में कहीं भी रखा नहीं जाएगा। नीतू जी, और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बता दूं, हालांकि हमारे साथ तो यहाँ पर जमीर अहमद नेता टीएमसी के भी जुड़ने वाले थे और मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी तक तो स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि आधे घंटे की ही ये चर्चा है। जिस तरह से जहांगीर खान छोड़ गए और वो चुनाव नहीं लड़े, मुझे लगता है अब चर्चा में भी टीएमसी नहीं बैठेगी इस तरह के मामलों में। संपत राय जी, तो इसका मतलब दबदबा भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है, यहाँ पर भी दबदबा दिख रहा है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है नीतू जी कि अब जब वो कहते हैं ना कि जब तूफान आता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है अब वो वाली परिस्थिति बन चुकी है कि कहीं ना कहीं टीएमसी को जो पिछले 15 साल से जनता के ऊपर जिस प्रकार का शोषण हुआ, महिलाओं के ऊपर जो शोषण हुआ और एक हवा बनाया गया कि पश्चिम बंगाल में चाहे व्यापारी हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सुरक्षित नहीं है। लेकिन अब कहीं ना कहीं हम लोग रोज बात कर रहे हैं व्यापारी वर्ग से, वहां के लोगों से, स्थानीय लोगों से, एक जो सुकून है लोगों के मन में कि अब व्यापार में भी परेशानी नहीं आएगी और अब कहीं ना कहीं विकासशील होकर अगर कोई व्यक्ति वहां पर प्रगति करता है तो उसे इस बात का डर नहीं रहेगा कि अब कहीं ना कहीं कोई भी प्रकार से कोई व्यक्ति उनसे किसी लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ी चुनौती है संपत जी, वो अवैध बांग्लादेशियों को लेकर है। उसके लिए सरकार क्या सोच रही है, क्या काम करने के लिए आगे तैयार दिखाई दे रही है? और जो चुनौती है अवैध बांग्लादेशियों को लेकर, आपको क्या लग रहा है कि क्या ये कुछ महीने या इस साल में अवैध बांग्लादेशियों का खात्मा होगा, नामो निशान मिटेगा?
बिल्कुल, कुछ साल नहीं, कुछ महीनों में ही जिस तरह से बीएसएफ को एक्टिव किया गया है, और इस बात को आप भी समझते हैं कि प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार जब डबल इंजन की सरकार रहेगी तो निश्चित रूप से तमाम वो कार्यवाही की जाएगी। पहले किस तरह से पनाह मिलती थी हमने देखा नहीं क्या, किस तरह से संदेश खाली और अन्य जगहों पर पनाह गिर के नाम पर बांग्लादेशियों को बसाने का जो प्रयास किया गया था, अब वो कोई गुंजाइश बची नहीं है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास अभी बहुत सारे चैलेंजेस है। अगले 5 साल तक लगातार जब मिलकर प्रयास किया जाएगा, तभी जो गंदगी पिछले 15 नहीं 50 साल से पश्चिम बंगाल में जो गंदगी व्यापक रूप से फैली हुई है, वो गंदगी पूर्ण तरह से साफ होगी नीतू जी।